Hello everyone, welcome to Law Prep Judiciary. My name is Paridhi Srivastava and I hope you all are doing good. So आज का हमारा टॉपिक है रिट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो एज वी ऑल नो कि रिट जुरिस्डिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम्स के पर्पज से एंड अदर देन दैट हमारी नॉलेज के लिए भी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम let us start with the today's video. Yes. टू बिगिन विथ सो फाइनली रिट जुरिस्डिक्शन एक होता क्या है. सो व्हाट इज अ रिट जुरिस्डिक्शन या फिर रिट्स होते क्या हैं. तो रिट बेसिकली एक ऑर्डर होता है बाय अ कोर्ट, एक कमांड होता है बाय द कोर्ट जिसमें कोर्ट किसी पर्सन को या फिर किसी अथॉरिटी को कोई एक्ट करने या फिर कोई एक्ट ना करने के लिए कमांड करता है. सो बेसिकली रिट मीन्स अ कमांड ऑफ द कोर्ट टू अनदर पर्सन. सो रिट जो है वो किसी पर्सन के लिए भी दी जा सकती है या फिर किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट भी दी जा सकती है, जिससे कि किसी पर्सन को या फिर अथॉरिटी को कोई एक्ट करने या फिर ना करने के लिए कमांड किया जाता है. देखिए, जब हम रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करते हैं तो दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, Article 32 and Article 226. So when we talk about Article 32 सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन के पावर के बारे में बात करते हैं एंड आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट अपनी रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करता है. ऑल्सो जब हम रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए रिट्स को इन्फोर्स करने का, रिट्स को पास करने का ऑर्डर है, का पावर है. बट हाई कोर्ट के पास लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स दोनों की ही इन्फोर्समेंट के लिए हाई कोर्ट रिट्स पास कर सकता है. तो बेसिकली जब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स को सिर्फ उन्हीं केसेस में पास करेगी जहां पे इन्फोर्समेंट फंडामेंटल राइट्स का कराना हो. एंड हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 में लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स दोनों के इन्फोर्समेंट के लिए रिट्स इशू कर सकते हैं. सो इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड सुप्रीम कोर्ट with the power to issue the writs under Article 32 of the Constitution. So under Article 32 when any fundamental right of a citizen is violated. So writs कब इशू किए जाते हैं? जब किसी भी सिटीजन का, किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो उस फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन का हेल्प लेते हैं. So when a right of citizen is violated, that person has the right to directly approach the Supreme Court for the enforcement of his right, and the court can issue the appropriate writ for enforcing such right. सो बेसिकली जो आर्टिकल 32 जो हम डिस्कस कर रहे थे, आर्टिकल 32 says that remedies for enforcement of right conferred by this part. So the right to move the Supreme Court by appropriate proceeding for enforcement of right conferred by this part is guaranteed. The Supreme Court shall have the power to issue directions, writs और order. तो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए डायरेक्शन भी पास कर सकते हैं, कोई ऑर्डर दे सकते हैं या फिर रिट इशू कर सकते हैं, इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ. सो वी बेसिकली हैव 5 टाइप्स ऑफ रिट्स. फर्स्ट इज हेबियस कॉर्पस, सेकंड इज मैंडेमस, थर्ड इज प्रोहिबिशन, फोर्थ इज कोरेंटो एंड द फिफ्थ इज सर्च्योरी. अब हम वन बाय वन सारी रिट्स को डिस्कस करेंगे. देखिए, तो जो सबसे पहली रिट है दैट इज हेबियस कॉर्पस. सो हेबियस कॉर्पस मतलब क्या होता है? हेबियस कॉर्पस मतलब होता है टू हैव द बॉडी. मतलब अगर कोई पर्सन डिटेन्ड है, कस्टडी में है, तो उस पर्सन की रिलीज करवाने को हम बोलते हैं द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस. सो द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज इशूड बाय द कोर्ट्स इन दोस केसेस वेयर द पर्सन इज इलीगली डिटेन. तो जहां पे भी अगर कोई पर्सन इलीगली डिटेन किया गया है या फिर कस्टडी में रखा गया है तो उस पर्सन के रिलीज के लिए कोर्ट हेबियस कॉर्पस की रिट को इशू करते हैं. सो हेबियस कॉर्पस मींस, एज आई सेड, टू हैव द बॉडी, and it is one of the most effective remedies available to a person detained. By this writ, the court commands द पर्सन और अथॉरिटी हु हैज डिटेन और रिस्ट्रेन अनदर पर्सन. तो किसी भी पर्सन ने या फिर किसी भी अथॉरिटी ने जिस भी अदर पर्सन को डिटेन करके रखा है या फिर रिस्ट्रेन करके रखा है, उसको उसकी लाइबिलिटी होती है रिट इशू होने के बाद कि वो प्रेजेंट करे उस डिटेन्ड या फिर रिस्ट्रेन पर्सन को कोर्ट के सामने लेकर आए. तो बेसिकली अगर कोई पर्सन या कोई अथॉरिटी किसी भी पर्सन को रिस्ट्रेन करके या डिटेन करके रखा है तो हेबियस कॉर्पस की रिट के थ्रू उस पर्सन को उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना होगा. The court requires the detaining person to provide the grounds on which the person has been detained. तो बेसिकली जिस भी पर्सन ने या फिर अथॉरिटी ने ऐसे पर्सन को डिटेन करके रखा है, उनको कोर्ट को वो ग्राउंड्स देने पड़ेंगे जिस ग्राउंड पे ऐसे पर्सन को डिटेन करके रखा गया था. एंड इफ ही फेल्स टू प्रोवाइड अ वैलिड ग्राउंड, the person who has been detained will be released by the court immediately. और अगर वो प्रॉपर एक ग्राउंड नहीं दे पाते हैं कि ऐसे पर्सन को आखिर क्यों डिटेन करके रखा था, तो उस पर्सन को कोर्ट ऑर्डर देंगे कि वो उसी टाइम उसको इमीडिएटली रिलीज किया जाए.
अब हम इसको थोड़े से पॉइंटर्स में देख लेते हैं सो दैट हमको रिट को याद रखने में आसानी हो. फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड हेबिस कॉर्पस मतलब होता है मीन्स टू हैव द बॉडी. सेकेंडली प्रोडक्शन ऑफ पर्सन डिटेन्ड और इन कस्टडी, तो जो भी पर्सन डिटेन करके रखा गया है या फिर कस्टडी में है उसकी रिलीज का जो रिट होता है दैट इज रिट ऑफ हेबिस कॉर्पस. नाउ क्या क्या कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्सन है वो डिटेन होना चाहिए या तो अनलॉफुल मैनर में या फिर अननेसेसरी डिटेन है. या तो कोई पर्सन अनलॉफुल मैनर में डिटेन है या फिर कोई पर्सन डिटेन तो है बट वो अननेसेसरी या फिर वो उसको ज्यादा तरीके से डिटेन करके रखा है. इसके लिए दो केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट है. पहला केस है कनू सयाल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग. इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट हमारा जो हेबस कॉर्पस का रेट है उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि उस पर्सन को रिलीज किया जाए. सो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, इंपॉर्टेंट ये है कि उस पर्सन को रिलीज किया जाए. अगर उसको किसी डिटेंशन में या फिर कस्टडी में रखा गया है तो उसका इमीडिएट रिलीज के बारे में हेबस कॉर्पस बात करता है. सेकेंड केस है सुनील बात्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. इस केस में अननेसेसरी डिटेन के बारे में बात किया गया था. तो बेसिकली यहाँ पे जो अक्यूज्ड थे ही वाज ऑलरेडी इन अ लॉकअप. सो जो अक्यूज क्योंकि ऑलरेडी लॉकअप में था उसके बाद भी उसके हाथ और जो पैर से उसको बांध के रखा गया था. सो इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लॉकअप में होने के बावजूद भी अगर आप उसके हाथ पैर बांध के रखे हुए हो तो ये एक तरीके का अननेसेसरी डिटेन है जो कि नहीं होना चाहिए. नाउ सो हेबस कॉर्पस के लिए कौन पिटीशन फाइल कर सकता है. या तो जो पर्सन डिटेन्ड है दैट पर्सन कैन फाइल द पिटीशन और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ. तो अब डेफिनेटली क्योंकि वो डिटेन्ड है तो उसके बिहाफ पे किसी और पर्सन का भी राइट होता है कि अगर वो नहीं कर पा रहे तो उसके बिहाफ पे कोई अदर पर्सन भी पिटीशन फाइल कर दे. देन व्हेन रिट कैन नॉट बी इशूड, सो कब रिट इशू नहीं की जाएगी. पर्सन डिटेन अंडर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो अगर किसी पर्सन को अंडर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ डिटेन करके रखा है मतलब उसको उसका जो डिटेंशन है वो लॉफुल है, अंडर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, तो हेबस कॉर्पस की इशू नहीं होगी. सेकेंडली वेयर द कंडीशन ऑफ आर्टिकल 22 आर फुलफिल. तो आर्टिकल 22 कुछ बेसिक ऐसी कंडीशंस बताता है जिसमें किसी पर्सन को डिटेन नहीं किया जाएगा या फिर किया जाएगा तो उसको उस डिटेंशन के सबसे पहले ग्राउंड्स बताए जाएंगे कि उसको किस ग्राउंड पर डिटेन करके रखा हुआ है. देन उसको अपना एडवोकेट से मिलने से बात करने के लिए परमिशन दी जाएगी एंड 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा. ये कुछ ग्राउंड्स हैं जो आर्टिकल 22 में मेंशन्ड है. तो अगर कोई पर्सन डिटेन करा गया है बट अंडर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है या फिर आर्टिकल 22 पूरी तरीके से कंप्लाई हो रहा है तो इन केसेस में हेबस कॉर्पस की रिट इशू नहीं होगी. मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड रिट दैट इज मैंडेमिस. So mandamus means होता है basically a supreme order. Now let's see what it says. The Supreme Court ordered the inferior courts to do an act or to abstain from doing an act. So basically यहाँ पे जो superior courts होते हैं वो जो Supreme Court है वो order करेगा किसी भी inferior court को किसी act को करने के लिए या फिर किसी act को ना करने के लिए. Now this order can also be given to an inferior tribunal, board, corporation or any other type of administrative authority. Now हम इसके भी कुछ कंडीशंस देख लेते हैं. तो बेसिकली मैंडेमस की रिट जो है जैसे कि हमने पढ़ा एक सुप्रीम ऑर्डर होती है एक सुपीरियर कोर्ट द्वारा. बेसिकली एक सुपीरियर कोर्ट अपने एक इंफीरियर कोर्ट को या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट को ट्रिब्यूनल को एक ऑर्डर दे रहा है. तो इसमें कुछ कंडीशंस है. वेयर एनी पब्लिक ड्यूटी इज गिवन टू अ पब्लिक अथॉरिटी. तो बेसिकली किसी पब्लिक अथॉरिटी को एक पब्लिक ड्यूटी दी गई है और वो पब्लिक ड्यूटी उस कोर्ट ने उस अथॉरिटी ने फॉलो नहीं करी. तो बेसिकली एक अथॉरिटी है एक पब्लिक अथॉरिटी है जिसको एक पब्लिक ड्यूटी दी जा रही है और वो पब्लिक अथॉरिटी अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा है जिसके कारण किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है. तो बेसिकली एक पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी की एक ड्यूटी है और वो ड्यूटी अपनी फुलफिल नहीं कर रहा है जिसके कारण किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है. तो इन सिचुएशन में इन कंडीशंस में मैंडेमस का जो रिट है उसको इशू किया जाता है. देन हु फाइल्स अ पिटीशन. अच्छा ये रिट इसलिए इशू किया जाता है सो दैट जो वो अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है वो उस ड्यूटी को फॉलो करे. मतलब एक ऑर्डर दिया जाता है एक सुप्रीम ऑर्डर दिया जाता है कि जो अथॉरिटी को उसकी जो ड्यूटी है वो जो फॉलो नहीं कर रहा है वो अपनी ड्यूटी फॉलो करे सो दैट ऐसे किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो. नाउ हु फाइल्स द पिटीशन. जिस भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है वो मैंडेमस का रिट के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है. देन when not issued. So mandamus की जो रिट है हम देखेंगे कि वो कब इशू नहीं की जा सकती है. फर्स्टली इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एनी प्राइवेट पर्सन. ठीक है हमने इससे पहली वाली स्लाइड में देखा था कि देयर शुड बी पब्लिक ड्यूटी इज गिवन टू अ पब्लिक अथॉरिटी.
तो मतलब बेसिकली मैंडेमस की जो रिट है वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती, वो पब्लिक के अगेंस्ट ही होगी, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट ही होगी. सो इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एनी प्राइवेट पर्सन. सेकेंडली, अगर पब्लिक अथॉरिटी की डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब उनके ऊपर वो बाउंड नहीं है किसी एक्ट को करने के लिए, उनके जो पावर है वो डिस्क्रिशनरी, ये उनका कॉल है कि उनको वो एक्ट करना है नहीं करना है, तो क्योंकि वो डिस्क्रिशनरी पावर है इसलिए ऐसे में भी मैंडेमस की जो रिट है वो इशू नहीं की जाएगी. थर्डली, व्हेन पब्लिक अथॉरिटी हैज अ कंट्रैक्चुअल ड्यूटी, अगेन जब जो ड्यूटी वो कर रहे हैं, जिस ड्यूटी को वो परफॉर्म करने से मना कर रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी, एंड जिसके कारण फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, ऐसी ड्यूटी जो है वो एक कंट्रैक्चुअल ड्यूटी है या फिर एक डिस्क्रिशनरी पावर है. तो इन केसेस में जो पब्लिक अथॉरिटी है उनको बाउंड नहीं किया जा सकता, उनके अगेंस्ट मैंडेमस की जो रिट है उसको इशू नहीं किया जा सकता. तो हमने 3 ग्राउंड देखे हैं. फर्स्ट, किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट नहीं होगा. सेकंड, जहां पे डिस्क्रिशनरी पावर है. एंड थर्ड, जहां पे पब्लिक अथॉरिटी की कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी है. मूविंग अहेड टू प्रोहिबिशन एंड सर्चुरी. देखिए, ये दोनों रिट बहुत ज़्यादा साथ में पढ़ी जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, बट हम दोनों को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे. सो प्रोहिबिशन मतलब बेसिकली होता है टू स्टॉप. ओके, प्रोहिबिशन मीन्स टू स्टॉप, मतलब एक जो अथॉरिटी है वो दूसरी अथॉरिटी को स्टॉप करने के लिए ऑर्डर दे रही है. So this writ is not issued often and it is an extraordinary remedy which a superior court issues to an inferior court. So एक superior court issue करेगी किसी inferior court को और tribunal for stopping them from deciding a case. तो बेसिकली इसको पढ़ने से पहले आप इतना समझिए कि ये जो दोनों हम प्रोहिबिशन और सर्चुरी रिट्स देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज पे ही अप्लाई होगी. मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल क्वासी जुडिशियल पे अप्लाई होगी, किसी भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या फिर किसी अदर अथॉरिटी पे अप्लाई नहीं होगी. इसलिए ये एक सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को इशू करता है या फिर ट्रिब्यूनल को इशू करता है कि वो किसी भी केस को डिसाइड करने से रुकें, स्टॉप हों, बिकॉज दीज कोर्ट्स डू नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन. तो एक सुपीरियर कोर्ट एक इंफीरियर कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट को ऑर्डर करेंगे कि वो किसी केस को डिसाइड ना करें, वो स्टॉप करें वहीं की वहीं, क्योंकि ऐसे कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है. नाउ सो प्रोहिबिशन बेसिकली ये प्रोहिबिशन है. नाउ सर्चुरी क्या होता है? इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट टू सेंड अप द रिकॉर्ड्स ऑफ अ केस फॉर इट्स रिव्यू. तो प्रोहिबिशन में बेसिकली एक कोर्ट जो कि सुपीरियर कोर्ट है वो इंफीरियर कोर्ट को स्टॉप करता है किसी भी केस को डिसाइड करने से. सर्चुरी में एक जो सुपीरियर कोर्ट है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को ये ऑर्डर देता है कि वो जो भी केस के रिकॉर्ड्स हैं उसको सुपीरियर कोर्ट के पास भेजे रिव्यू करने के लिए. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड सर्चुरी. जैसे हमने प्रोहिबिशन में यहाँ पे इसका मीनिंग पढ़ा, दैट इज टू स्टॉप, उसी तरीके से सर्चुरी मीन्स टू क्वैश द प्रोसीडिंग्स. ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं कि क्या कंडीशंस हैं, क्या ग्राउंड्स हैं. सो देयर वुड बी इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग. फर्स्ट, कोई प्रोसीडिंग का इंस्टीट्यूशन होगा. अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर्स, कोर्ट जो है वो अपनी पावर्स, जितनी पावर्स उसको दी गई हैं उसको एक्सीड कर रहा है, अपनी पावर्स की बियॉन्ड जाके कोई एक्ट कर रहा है. या फिर इंट्रा वायरस, कोर्ट को जो पावर्स दी गई हैं वो उन पावर्स को भी प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, मतलब जो पावर्स उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए वो पावर्स को कोर्ट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है. फोर्थ, इरेगुलर प्रोसीडिंग्स, मतलब जो प्रोसीडिंग्स है वो इरेगुलर है, उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक्स है, वो रेगुलर जो प्रॉपर प्रोसीडिंग्स का जो वे होता है उस तरीके से प्रोसीडिंग फॉलो नहीं की जा रही है. देन वॉयलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस. नाउ बिकॉज कोर्ट जो है अपनी पावर्स को या तो एक्सीड कर रहा है या फिर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा है या फिर इरेगुलर प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं, इस कारण से देयर इज वॉयलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है, एंड एरर ऑफ लॉ अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड. तो दोनों ही प्रोहिबिशन और सर्चुरी में ये कुछ ग्राउंड्स होते हैं कि प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हो, जो कोर्ट है वो जो हम इंफीरियर कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो अल्ट्रा वायरस मतलब अपनी पावर्स को एक्सीड कर रहे हैं या अपनी पावर्स को प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या फिर इरेगुलर प्रोसीडिंग्स है जिसके कारण देयर इज वॉयलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस. इन ग्राउंड्स पे प्रोहिबिशन एंड सर्चुरी ये दोनों रिट्स इशू की जा सकती है. नाउ ये कब इशू नहीं की जाएंगी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, किसी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट ये रिट नहीं इशू की जाती, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल इन्हीं अथॉरिटीज के अगेंस्ट प्रोहिबिशन एंड सर्चुरी ये दोनों रिट्स इशू की जाएंगी. नाउ दिस बेसिकली अ डिफरेंस. सो प्रोहिबिशन जैसे मैंने बोला इट मीन्स टू स्टॉप द प्रोसीडिंग. ओके, एंड सर्चुरी मीन्स प्रोसीडिंग इज क्वैश्ड, तो वहां पे प्रोसीडिंग स्टॉप हो रही है
यहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स है वो क्वैश हो रही है ना। यहाँ पे प्रोसीडिंग्स को सिर्फ रोका जा रहा है, बट सर्शरी में पूरा का पूरा मैटर एक हायर अथॉरिटी को भेजा जा रहा है। जैसे हमने बोला था इस पिछली स्लाइड में भी सॉ की, यस, टू सेंड अप द रिकॉर्ड्स ऑफ अ केस फॉर इट्स रिव्यू, ठीक है ना, टू सेंड अप द रिकॉर्ड्स ऑफ अ केस फॉर इट्स रिव्यू। तो एक जो इंफीरियर कोर्ट होता है या फिर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो सुपीरियर कोर्ट को उस केस के जो भी रिकॉर्ड्स है वो ट्रांसफर करता है। देन प्रोहिबिशन, जब प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी तब उन प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करने के लिए दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड सर्शरी, जब प्रोसीडिंग्स पूरी खत्म हो जाती हैं उसके बाद हम प्रोसीडिंग्स को बेसिकली क्वैश करके उस रिकॉर्ड को जो सुपीरियर कोर्ट है उसके पास हम भेजते हैं। तो ये ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स होता है, ये जनरली आफ्टर द प्रोसीडिंग्स होता है। यहाँ पे प्रोसीडिंग्स को सिर्फ स्टे किया जाता है, यहाँ पे पूरा मैटर को ही ट्रांसफर किया जाता है। Prohibition means to stop and certiorari means where the proceedings is quashed. Now, quo warranto, this is the last writ. Quo warranto means what authority you have. So, the writ of quo warranto is issued by court against a private person. द वे हमने मैंडमस में देखा था कि मैंडमस जो है वो किसी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट इश्यू हो रहा था, क्यू वारंटो किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट होता है। नाउ व्हेन ही अज्यूम्स एन ऑफिस ऑन व्हिच ही हैज नो राइट, सो बेसिकली जब कोई प्राइवेट पर्सन एक ऐसा ऑफिस अज्यूम कर लेता है जिसका उसके ऊपर राइट नहीं है, ठीक है। Quo warranto literally means by what authority, and it is an effective measure to prevent people from taking over public offices. तो बेसिकली quo warranto इन केसेस में इशू किया जाता है जब कोई प्राइवेट इंडिविजुअल किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर लेता है जिससे उसको होल्ड करने की कोई भी राइट या अथॉरिटी नहीं है। सो अ पर्सन होल्ड्स अ पब्लिक ऑफिस एंड ही हैज नो लीगल राइट टू होल्ड दैट ऑफिस। नाउ इसकी पिटिशन कौन फाइल कर सकता है? डेफिनेटली कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है इसकी पिटिशन, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। क्योंकि जब कोई प्राइवेट पर्सन है, वो प्राइवेट पर्सन किसी पब्लिक अथॉरिटी को होल्ड कर रहा है, किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है जिसको उसको होल्ड करने का राइट नहीं है, तो इसलिए ये रेट इशू की जाती है सो दैट उस पर्सन को हम स्टॉप करें कि वो इस तरीके से राइट को एक्सरसाइज ना करे जो राइट उसको बिलोंग नहीं करता है। Okay, so who can file this? Any person can file a petition क्यों वारंटो के लिए, because definitely public interest इसमें involved है। So yeah, that's all for today. I hope आपको लेक्चर समझ में आया होगा। हमने पांचों रिट्स को डिस्कस किया है, एंड या सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।